हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। हम भारत का भूगोल पढ़ रहे थे, उसके 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम तीसरा पार्ट पढ़ाएंगे, उसमें अगले टॉपिक के बारे में पढ़ाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी अगली क्लास। आज हम पढ़ाएंगे भारत के चैनल व जल संधि। भारत के चैनल व जल संधि किसे कहते हैं? जल संधि या जल डमरू पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं जो 2 बड़े समूहों को जोड़ते हैं और एक जलाशय से हम दूसरे जलाशय में आसानी से जा सकते हैं। और चैनल एक जल मार्ग हो सकता है, जैसे कि नदी है, नहर है। और जल डमरू क्या होते हैं? जल डमरू संधि किसे किसे कहते हैं? जो 2 भूभागों के बीच में स्थित है। जैसे एक भूभाग ये है, एक भूभाग ये है, ये 1 है, ये 2 है। इस भाग को हम क्या कहेंगे? जल डमरू। ये डमरू के आकार का बनाता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख जल संधियां कौन कौन सी हैं। जैसे कि कोको जल संधि किसके बीच में स्थित है? कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में कोको जल संधि स्थित है। हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि कोको जल संधि किसके बीच में स्थित है? कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में कोको जल संधि स्थित है। कोको जल संधि कहाँ स्थित है? कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में कोको जल संधि स्थित है। फिर हम पढ़ते हैं दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में डंकन पास है। डंकन जल संधि किसके बीच में स्थित है? दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में डंकन पास है। फिर आइए पढ़ते हैं हम लोग लघु अंडमान और कार निकोबार द्वीप के बीच में 10 डिग्री चैनल है। एग्जाम में पूछा जाता है 10 डिग्री चैनल किसके बीच में स्थित है? लघु अंडमान और कार निकोबार द्वीप के बीच में 10 डिग्री चैनल है। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग पढ़ते हैं ग्रेट निकोबार व सुमात्रा किसके बीच में है? इसके बीच में कौन सा चैनल है? ग्रैंड चैनल है। ग्रैंड चैनल किसके बीच में स्थित है? ग्रेट निकोबार व सुमात्रा के बीच में ग्रैंड चैनल स्थित है। फिर मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल किसके बीच में स्थित है? मालदीव व मिनिकॉय। मालदीव व मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल स्थित है। मालदीव व मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल स्थित है। मिनिकॉय या लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल किसके बीच में स्थित है? मिनिकॉय व लक्षद्वीप। और दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में डंकन पास है। डंकन पास किसके बीच में स्थित है? दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में डंकन पास है। थोड़ा हम इससे याद करेंगे, डा से डंकन और दा से दक्षिणी से दादार ना। श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में पाक जल डमरू स्थित है। हम बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज यहाँ हो जाते हैं, पाक सुनते हैं तो इनको लगता है कि ये पाकिस्तान और भारत के बीच का है, लेकिन ये पाकिस्तान भारत के बीच का ना होकर श्रीलंका और भारत यानी तमिलनाडु के बीच में स्थित है। अब हम भारत के समुद्री क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि एक प्रादेशिक जल सीमा होती है। प्रादेशिक जल सीमा किसे कहते हैं? यह आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक फैला हुआ। आधार रेखा किसे कहते हैं? भारत के स्थलीय क्षेत्र के टेढ़े मेढ़ी रेखा को मिलाने वाली सीधी रेखा को आधार रेखा कहते हैं। जैसे ये टेढ़ा मेढ़ा ये मार्ग है, लेकिन इसको हम एक सीधी रेखा में ऐसे नापते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? आधार रेखा। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक हमारा क्या होता है? प्रादेशिक जल सीमा होती है। ये 12 नॉटिकल मील तक क्या होगी? प्रादेशिक जल सीमा।
फिर अविच्छिन्न या संलग्न क्षेत्र किसे कहते हैं? यह आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक होता है। कितना होता है? 12 नॉटिकल मील तक होता है। कहाँ से? आधार रेखा से 24 किलोमीटर, 24 नॉटिकल मील तक। ये क्या होता है? अविच्छिन्न या संलग्न क्षेत्र। फिर अविच्छिन्न या संलग्न क्षेत्र में क्या क्या होता है? ये हम यहाँ पे हम सीमा शुल्क लगा सकते हैं। इसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी भारत की होती है एवं पर्यावरण स्वच्छता का अधिकार भी भारत को होता है। कहाँ तक? आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का। फिर हम लोग पढ़ेंगे अनन्य व आर्थिक क्षेत्र। यह क्या? आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक होता है। जैसे ये भारत है, ये आधार रेखा है, फिर यहाँ से 12 नॉटिकल मील तक प्रादेशिक जल सीमा होती है और फिर यहाँ से 24 तक संलग्न होता है। फिर आधार रेखा से यहाँ तक 200 नॉटिकल मील तक। ये क्या होता है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे कि यहाँ से तेल निकालने का अधिकार भारत को होता है, मछली पकड़ने का भी अधिकार भारत को होता है। फिर भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। यह क्या होता है? यह कोई विशिष्ट क्षेत्र होता है जहाँ के भौतिक एवं जलवायु विशेषताएं तथा वनस्पतियों को में समानता मिलती है। जैसे कि हर एक क्षेत्र अलग अलग होता है, लेकिन जहाँ पे समानताएं होती हैं और उसको हम क्या भौतिक प्रदेश में विभाजन कर देते हैं। एनसीईआरटी के द्वारा भारत के 6 भौतिक प्रदेश में वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि नंबर 1 पे क्या है? उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश है। और नंबर 2 पे क्या है? उत्तरी विशाल मैदान है, जहाँ पे सभी मैदान पाए जाते हैं, उसको हम उत्तरी विशाल मैदान में बांट दिया है। जहाँ पे पर्वत पाए जाते हैं, उसको उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र में विभाजित किया है। फिर प्रायद्वीपीय भारत, तटीय मैदान, थार मरुस्थल और द्वीप समूहों इस भारत के 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। आइए देखो, ये हमारे मैप के द्वारा बताया गया है। उत्तर की महान पर्वत श्रृंखला, महान उत्तरी मैदान, तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और भारत के महान मरुस्थल और द्वीप समूह 6 भागों में बांटा गया है। जैसे मैदानी क्षेत्र भारत में 43.2% भाग पर स्थित है और पठार कितने हैं? 27.7% है और पहाड़ियाँ 18.6% भाग पर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और पर्वत जो है 10.5% भाग पर पर्वत होते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग भाग 1 पढ़ेंगे, उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। यह जो है उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक भाग या फैला हुआ है। लगभग कितना? 2500 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। जो उत्तरी एवं उत्तरी पूर्व पर्वतीय क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। कितना भाग घेरे हुए? 2500 किलोमीटर या भाग लंबाई में फैला हुआ है। ये लगभग कितना? 2500। अब यह पूरब की अपेक्षा पश्चिम में अधिक चौड़ा है और इसका पश्चिम में कितना है? 400 किलोमीटर तक है तथा पूरब में ये 160 किलोमीटर है। यानी पश्चिम में ये बहुत चौड़ा हुआ है। इसकी लंबाई लगभग कितनी है? 400 किलोमीटर। और यह पूरब में लगभग कितना है?
160 किलोमीटर चौड़ा हुआ है, यानी पश्चिम में अधिक चौड़ा है और पूरब में कम चौड़ा है, इसकी कम चौड़ाई है। इस भाग में हिमालय है, पर्वत का स्थान है, एक नवीनतम वलित पर्वत है। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी? यह प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार हुई थी, यानी हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी? या इसकी उत्पत्ति जो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार हुई थी। इसमें क्या होता है, एक भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के अभिसरण या टकराने के द्वारा हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। ये क्या है? इंडियन प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट, ये आपस में जब टकराई हुई थी तब इसके कारण हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। अब उत्तरी एवं उत्तरी पूर्व पर्वतीय क्षेत्र को भागों में बांटा गया है, इनका वर्गीकरण। जैसे एक पार्ट को हम लोग ट्रांसपार या तिब्बत हिमालय भी कहते हैं, या तिब्बतियन हिमालय भी कहते हैं, और दूसरा एक है महान हिमालय, मध्य या लघु हिमालय, और एक क्या है, बाह्य या शिवालिक हिमालय, और एक है पूर्वांचल हिमालय। अब ये जो महान हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय और ये बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय, इस हिमालय को ये मुख्य हिमालय कहा जाता है। जैसे ये भारत है, यहाँ पे क्या होगा, ट्रांस हिमालय होगा, फिर क्या होगा, महान या बाह्य हिमालय, फिर होगा लघु या मध्य हिमालय, फिर होगा बाह्य या शिवालिक हिमालय। ये क्या होगा, ट्रांस हिमालय, फिर क्या होगा, महान हिमालय, फिर क्या होगा, लघु हिमालय, और फिर क्या होगा, बाह्य या शिवालिक हिमालय। बाह्य या शिवालिक हिमालय। अब ये देखो क्या है, ये महान हिमालय, ट्रांस हिमालय, ये इसकी कौन सी चोटी है, ये काराकोरम है, ये लद्दाख है, ये जास्कर है, फिर इधर क्या है, कैलाश श्रेणी है। ये महान हिमालय है, ये लघु या मध्य हिमालय है, ये क्या है, बाह्य या शिवालिक हिमालय। अब पढ़ेंगे हम लोग ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, इसके अंतर्गत 4 श्रेणियां आती हैं। ट्रांस हिमालय की कितनी श्रेणी है, 4 श्रेणियां हैं। नंबर 1 है काराकोरम, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, व कैलाश शामिल है। कैलाश किसमें, ट्रांस या पार हिमालय में स्थित है। इसकी कितनी है, 4 श्रेणियां हैं। एक कौन सी है, काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, व कैलाश रेंज ट्रांस हिमालय की श्रेणियां हैं। और इसे तिब्बतियन हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि इसका अधिकतम भाग कहाँ, तिब्बत में पाए जाने के कारण इसे तिब्बतियन हिमालय भी कहते हैं। अब इस श्रेणी का अधिकांश भाग कहाँ, वही हमने बताया, तिब्बत में होने के कारण इसे तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है। इस भाग में वनस्पतियों का अभाव होता है। ट्रांस हिमालय का निर्माण जो है हिमालय से भी पहले हो चुका था। जो मुख्य हिमालय है उसके पहले क्या आया था, ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, गॉडविन ऑस्टिन है, इसे केटू भी कहते हैं। इसकी लंबाई कितनी है, 8611 मीटर है। इसकी लंबाई कितनी है, 8611 मीटर है। ये ज्यादातर पेपर में पूछा जाता है, गॉडविन ऑस्टिन K2, या ये इसकी लंबाई कितनी है, 8611 मीटर है।
जो भारत की सबसे ऊंची चोटी एवं विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह चोटी काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी में गॉडविन ऑस्टिन या केटू जो है स्थित है। यह तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व में अधिक तीर उड़ाल वाली चोटी राकापोसी यहीं स्थित है। राकापोसी कहाँ स्थित है? ट्रांस हिमालय में स्थित है या काराकोरम श्रेणी में। यह पूरब की ओर और कैलाश श्रेणी तक फैला हुआ है। यानी ट्रांस हिमालय कहाँ से? पूरब से या पूरब की ओर जो है कैलाश श्रेणी तक फैला हुआ है। फिर हम लोग ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। उच्च एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है? ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी को एशिया की उच्च रीढ़ कहा जाता है। यह ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से या इंडस सांगपो सचर जोन द्वारा अलग होता है। यानी इंडस सांगपो सचर के द्वारा कौन से हिमालय अलग होते हैं? ट्रांस हिमालय व बृहद हिमालय या महान हिमालय के द्वारा इंडस सांगपो सचर के द्वारा अलग होता है। सिंधु नदी ट्रांस हिमालय के जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच में बहती है। सिंधु नदी किसके बीच में बहती है? ट्रांस हिमालय के जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच में बहती है। थैंक यू बच्चों। हम अगले टॉपिक अगले पार्ट में पढ़ेंगे और आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए